It's being recorded, so whenever you're ready, we can begin, right? Yeah, perfect, Shruti. And let me check up. What is a good? Is it we talk in English or Hindi or a combination? Combination works, sir. Okay. One more question I have. So, how many states and the participants from how many states are involved here? So we have our learners from Jharkhand, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh right now. Okay, I think that makes life easier. So, I think we shall pitch in Hindi largely. Yeah. Okay. Um, तो एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा याचना भी माँगना चाहूँगा कि उस दिन जो हमारा लास्ट सेशन 30 तारीख को था वो बिकॉज़ ऑफ कनेक्टिविटी मैं भी एक छोटे से गाँव में ही रहता हूँ अब। तो वो वहाँ उस दिन कनेक्टिविटी बहुत कम थी और तो आज मैं भोपाल आया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा कनेक्टिविटी बेटर है और आज हम लोग बात कर पाएँगे। इसलिए मैं आज लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। पिछ उस दिन तो मैंने अपना मोबाइल पे सेशन करने की कोशिश की जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन मैं इसके पहले की एक प्रश्न भी हमारे पास है जो किसी साथी ने भेजा है। मैं एक क्विक रिकैप करना चाहूँगा हमने क्या बात की थी मोटे-मोटे तौर से। उस दिन हमने एक छोटे से श्लोक से शुरुआत की थी। वो श्लोक था गिरिस्ते पर्वता हिमवन्तो अरण्यम ते पृथ्वी सोमस्तु अजितो अहतो अक्षक्तो अध्यष्टां पृथ्वीवहम्। अथर्ववेद का ये भक्ति सूक्तम से निकाला गया श्लोक है, जो कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले की कल्पना करता है कि हमारी खुशहाली और वेल-बीइंग कब संभव है। वो तब संभव है जबकि हमारा जल, जंगल, ज़मीन, गिरस्ते पर्वता हिमवन्तो अरण्यम, अरण्य मतलब जंगल हो गया और हिमवन्तो तो हिम जो पहाड़ हमारे स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, हिमालय की बात करते हैं और बाद में कहता है कि ये मिट्टी हमारी जो है, तो ये मदर अर्थ की जो मिट्टी है, वो सब मिलके जब अच्छा होगा तभी हमारी भी खुशहाली होगी। अजितो अहतो अक्षतो अध्यष्टां पृथ्वीवहम्। जिसमें कि मैं फिर उस समय फिर अपने आप को अजितो अनहर्ट, अनवैंक्विश्ड ये सारे वर्ड उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके निकाले हैं। अजीतो अहतो, अजीतो मीन्स मैं विजयी हूँ, अहतो अक्षक्तो तो मैं मेरी पूरी वेलबींग तभी सुरक्षित है जबकि ये चीज़ें जल जंगल ज़मीन की पहाड़ और हमारी मिट्टी और तो ये 3-4 हज़ार साल पहले अगर कोई हमारे जो अथर्ववेद में लिखा गया है ये, इसका मतलब उस समय भी लोगों ने ये सोचा, जबकि उस समय तो शायद जलवायु बदलाव के इतने जटिल प्रश्न तो हमारे सामने नहीं थे। तो जब उस समय लोग सोच सकते थे और आज फिर हमारे पिछले 200-250 सालों में जो हुआ है, जिस तरह का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, उसके बाद फिर पूरा डेवलपमेंट का जो विकास का जो डायमेंशंस हमारे सामने आए हैं, उसमें अब आप सभी लोगों को पता है कि जलवायु बदलाव के जो सूचकांक हैं या जो उसकी जो अभी किस तरह से आपको लग रहा है कि जलवायु बदलाव निश्चित रूप से अब हमारे जीवन में ही हम देख रहे हैं। आप सभी लोग अपना उदाहरण दे सकते हैं उसमें। अलग-अलग राज्यों से आप आए हुए हैं कि मैं अपनी बात कर रहा था उस दिन भी कि मैंने भारतीय वन सेवा को जॉइन किया था 1982 में देहरादून गया मैं। तो हम मई के महीने में हमने सर्विस जॉइन की थी और उसमें हम देहरादून जो वाकिफ़ हैं वो बस स्टैंड से लेके हमारा जो एफआरआई और जो फॉरेस्ट कॉलेज कैंपस है वो उसमें ब्लैंकेट लेके जाना पड़ता था मई के महीने में। आप रात में बस से उतरते तो ऑटो में बैठेंगे तो बहुत ठंड लगती थी और उस समय पंखा चलाने वो भी बहुत था। तो अभी अब बदलाव हो गया पूरा का पूरा। तो पिछले अपने हमने अपने जीवन में ही देखा है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है और या ठंड बहुत एकदम ज़्यादा हो गई बीच के महीनों में। अभी जैसे नवंबर हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले लोग जानेंगे कि नवंबर में सारे रिकॉर्ड 80 साल के रिकॉर्ड टूट गए। तो एक्सट्रीम इवेंट्स हमारी लाइफ में अब हमें देखने को मिल रहे हैं और पहाड़ों की बात करें तो एकदम पानी का सैलाव आ गया और जो जिस तरह से मेल्टिंग हो रहा है ग्लेशियर्स का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो सारी चीज़ें उस दिन हमने बात की थी कि हमारे अपनी लाइफ में ये सब चेंजेस हम अपना देख रहे हैं।
इस पे इससे हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी अब आपके सामने आ रहा है। एक मैंने उदाहरण दिया था कि टाइगर का मूवमेंट जो होता था हमारा पहले, वो टाइगर नॉर्मली 10 साढ़े 3-4 हज़ार मीटर पे टाइगर का प्रेजेंस फिर कम हो गया, बिल्कुल खत्म ही हो जाता था। मसूरी में भी टाइगर का कभी कभी शायद कभी देखने को आया। अभी टाइगर 6,000 मीटर पे, मतलब 18,000 फीट पे टाइगर का मूवमेंट हो रहा है भूटान और इंडिया में और बाकी हमारे नेपाल जैसे। तो ये अपने आप में, और जो हमारी एल्पाइन पास्चर्स का जो है, जहाँ की खाली घास होती थी, और एल्पाइन एरिया जहाँ की आपके याक या जो ट्रांस ह्यूमंस जो ग्रेजेस थे वो करते थे, वहाँ पे आप जंगल या नीचे की जो प्रजातियां ऊपर चली गई वो। तो एल्टीट्यूडनल मूवमेंट उनका हो गया है, और वो अभी हो गया। तो उसमें क्या है कि अल्पाइन एरियाज में अब कमी आ गई इसीलिए। तो अब उसको लेके जो अल्पाइन पास्चर्स पे जो डिपेंडेंट हैं, उसके बाद तो फिर वो पहाड़ है पूरा, उसमें और कुछ गुंजाइश नहीं बचती है। तो स्नो लेपर्ड का हैबिटेट को बहुत ज़्यादा, स्नो लेपर्ड तो उसी हैबिटेट में रहता है, वहीं उसको शिकार करना है। तो ऐसी प्रजातियां जिनका कि इकोलॉजिकल जो निश है वो नैरो है, उनको बहुत ज़्यादा उनके अस्तित्व को खतरा हो गया। और कुछ प्रजातियां हैं जो कि थोड़ा अडेप्ट अच्छी तरह कर सकती हैं, उनका मूवमेंट फास्ट हो रहा है और वो बड़े एरिया को भी कवर कर रही हैं। वनों में आग की घटनाएं ज़्यादा होने लगी और ज़्यादा, और कई कारण थे, और ये एक वार्मिंग ऑल्सो ये कारण बन गया उसमें। और कभी कभी एकदम आप देखते होंगे, जैसे हमारे, मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब जाता हूँ अपने इसमें, जहाँ पे गांव में हम रहते हैं, कि मई के महीने में पानी गिर गया है और फिर एकदम टीक में लीफ आ गई पूरी उसमें। अब टीक में जब लीफ आपका अप्रैल मई में आ जाती है, तो फिर उसके बाद बाद में सब्सिक्वेंटली उसमें पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता है। तो ये जो फिनोलॉजिकल चेंजेस जिसे हम कहते हैं, इकोसिस्टम में फिनोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो उसमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से इकोसिस्टम कैसे उसको रेजिलिएंट बनता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी देखें कि आप इस बार की मैं बताऊं कि आई थिंक छत्तीसगढ़ के साथी हैं, वो भी शायद इस पे सहमत होंगे। हमारे यहाँ जैसे बहुत सोयाबीन होता है, सोयाबीन मैं पर्टिकुलरली अपने खेत में मूंग लगाता हूँ। तो सोयाबीन में इस बार क्या पानी का ऐसा हुआ कि पानी के बादल हटे नहीं कभी। तो वो सोयाबीन खड़ा खड़ा है पूरा, अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद फिर वो उसकी पत्तियां एकदम जुड़ गई और वो कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो अभी पूरा गवर्नमेंट ट्राई कर रही है किस तरह से फार्मर्स को कंपनसेट करने की कोशिश करें, लेकिन कंपनसेशन हो नहीं पाता है उस तरह से। तो ये जो वेदर में बहुत चेंजिंग पैटर्न हो गए हैं, तो उसमें कृषि को भी उस तरह से एडजस्ट करने में मुश्किल हो रहा है फार्मर्स को, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी इस तरह से हो रहा है। इसमें एक तरीका जो पहले लोग निकालते थे, निकाला था उन्होंने, कि हम थोड़ा मिक्स्ड फार्मिंग करेंगे या मिसलेनियस फॉरेस्ट पे हम ज़्यादा जाएंगे, तो वो शायद अभी भी उतना ही अब महत्वपूर्ण ज़्यादा हो गया है, और उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज का भी काफ़ी बड़ा उसमें वो है। एक बात हमने की थी कि ऐसे जब हमारी अनिश्चितताएं बढ़ जाएं सिस्टम को मैनेज करने के लिए, तो हमारे गवर्नेंस जो जो इश्यूज हैं अभी तक हम देखते आए थे, वो उसके क्या मायने होते हैं। तो अभी एक साथी ने पूछा भी है कि और फॉरेस्ट गवर्नेंस में भी अब जो बदलाव हुए हैं, नीतिगत जो जेएफएम, हमारा पहले तो फॉरेस्ट सिस्टम जो मैनेजमेंट सिस्टम था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए कस्टोरियन ही करता था, और वो अपने हिसाब से उनका काम था। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो 1952 पॉलिसी के हिसाब से ज़्यादा फोकस था, किस तरह से हम टिम्बर की मैक्सिमम यील्ड सरकार को दे पाएँ। तो उसमें जंगल को भी क्या था कि उसमें टीक प्लांटेशंस का बहुत जोर था उस समय, 1952 की नीति के हिसाब से अगर आप चलेंगे। तो फिर वो उसमें जो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होती थी, आपने कितना अच्छे प्लांटेशन किए हैं, कितना अच्छा आपका रेवेन्यू आउटर्न हुआ है, गवर्नमेंट को कितना उससे, वो बदल गया 1988 में। और उसके बाद फिर वो 92 में रियो अर्थ समिट में जो चीज़ें हुई, अब उन्होंने कहा कि आप ये जंगल जो है कोई रेवेन्यू ही उसका वो नहीं है, उसमें स्थानीय समुदायों को लेके बहुत बड़ी एक स्पेस क्रिएट की गई 1988 की वन नीति में। कि उनको लगा कि जब जंगल खराब होते जा रहे हैं और जंगल सुधर नहीं रहे हैं, तो बिना लोगों की सहभागिता के ये संभव नहीं है, ये उन्होंने इस नीति में कहा गया।
और फिर रणनीति बनाएगी कि किस तरह से आप जनता को या लोगों को, समुदायों को सेंटर स्टेज करेंगे, और उसमें समुदायों का ही सबसे पहला हक होगा उसमें। ये भी लिखा गया है, फर्स्ट चार्ज ऑन द फॉरेस्ट विल बी ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, पर्टिकुलरली ट्राइबल्स। तो वहीं से उसकी मान्यता बन गई, और उसके पहले भी कुछ प्रयोग हुए, जैसे आराबारी के प्रयोग हुए। डॉक्टर अजीत बैनर्जी ने कई ये प्रूव हुआ कि लोगों को साथ में लेकर चलने से जंगल की बेहतरी होगी और संरक्षण भी बेहतर होगा। तो 1988 आ गया। उसके बाद फिर आपका 1990 का संयुक्त वन प्रबंध का एक सर्कुलर जारी हुआ भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि उसकी व्यवस्था दी गई किस तरह से अलग अलग राज्यों में आप वन समितियों के माध्यम से जो अवक्रमित मीन्स डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको आप बेटर फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर अलग अलग राज्यों ने उसमें कई प्रोजेक्ट्स भी आए और एक अलग अलग तरह की जर्नी की। तो आज हमारे पास करीब तीन से ऊपर हो गए दशक, 1990 का, फिर 2001 से 10 तक का, फिर 11 से लेके तो करीब 3.5 दशक, नहीं तो 35 साल हो गए। तो उसमें कई अच्छे परिणाम भी आए हैं, कई उतने अच्छे परिणाम नहीं भी हैं। कई जगह समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ जगह समितियां पेपर्स पे भी हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन सहभागिता के लिए एक स्पेस क्रिएट की गई पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में विशेषकर। इसी बीच में पॉलिसी फ्रेमवर्क और आगे बढ़ गया। उसमें फिर आपकी पेशा का आ गया कि जिसमें शेड्यूल 5 एरिया जो है उसमें किस तरह से ग्राम सभाओं को और जनजातीय समुदायों को, विशेषकर जहाँ शेड्यूल 5 एरिया है, उसमें उनको किस तरह के अधिकार देने की बात उसमें रखी गई। और अब तो नियम भी बन गए, अलग अलग राज्यों ने उसके नियम भी कायम किए हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो लेजिस्लेशन हुआ वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ, और हमारे एक साथी ने पूछा भी है इसके बारे में, एक सवाल भी उठाया है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, एफआरए जिसे हम बोलते हैं, वन अधिकार कानून आया, और वो 2006 और फिर 2008 में उसके नियम बने। इसी बीच में जैव विविधता को लेके भी कानून बन गया 2002 का, और उसमें जैव विविधता की समितियां, वो गवर्नेंस के मॉडल में वो भी एक आया कि जैव विविधता का संरक्षण जैव विविधता समितियों के माध्यम से करेंगे स्थानीय निकाय, और उसके बाद राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य स्तर पे बना, और फिर राष्ट्रीय स्तर पे जैव विविधता प्राधिकरण बना, जिससे कि लोगों को उनके परंपरागत ज्ञान का उपयोग अगर होता है और उनकी जानकारी का उपयोग होता है तो उससे बेनिफिट भी मिलना चाहिए उनको, अगर कोई कमर्शियल यूज़ करता है उसका। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के नाम से नागोया प्रोटोकॉल बना उसमें। अब उसमें अभी 2023 में फिर बदलाव हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो उसमें किसको छूट मिली, किसको नहीं छूट मिली, वो अब एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये उसमें भी यही धारणा की गई कि हमें हमारे स्थानीय समुदाय, अगर उनकी जानकारी है, उनका ज्ञान है, परंपरागत इंडिजिनस नॉलेज है, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी और इसकी एक व्यवस्था उन्होंने कायम की। तो अब जो हम किस मुकाम पे आ गए कि कई कई नीतिगत बदलाव हुए हैं उसमें, और कुछ अनुभव, 3.5 दशक का अनुभव रहा है आपका सहभागिता लोगों के साथ जुड़ के काम करने का। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, ग्लोबल लेवल पे जो कमिटमेंट्स आ रहे हैं वो भारत ने जो रियो के तीनों समिट हैं, रियो के तीनों अर्थ समिट के जो 3 मुख्य कन्वेंशंस थे उसमें जैसे क्लाइमेट चेंज का है, और आपका जैव विविधता का कन्वेंशन है, या जो डिग्रेडेड एरियाज हैं आपका लैंड डेजर्टिफिकेशन का उसका कन्वेंशन है, उसमें इंडिया सिग्नेटरी है उसमें। और उसमें हमारे कमिटमेंट है, नेशनल कमिटमेंट है, रेटिफाई किए हैं आपने सारे रूल्स। तो अभी जैसे ख़त्म हुआ ब्राज़ील में एक, और उसमें कहा गया कि हम अनुकूलन, जो एडेप्टेशन के लिए हम किस तरह से अलग अलग राष्ट्र अपना एडेप्टेशन प्लान भी उन्होंने सबमिट किया है, और उसमें सपोर्ट भी ज़्यादा रखने की बात उसमें की गई है, सहमति बनी है उस पर। तो हमारे तरफ एक तो है राष्ट्रीय स्तर पे हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं जैव विविधता को बचाने के लिए, जंगल को उसको करने के लिए, और जलवायु बदलाव को से भी निपटने के लिए, कि हम किस तरह अपने 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करना चाहेंगे 2030 तक, ये हमारा कमिटमेंट है। तो उसके लिए कितना हमें और इन्वेस्टमेंट करना है जंगल को बेहतर संरक्षित करने में और नए जंगल लगाने में, तो ये सब चीज़ें वहाँ से भी निकल के आ रही हैं।
और इसके लिए हमारा जो नीतिगत जो बदलाव है वो आपको नीतिगत जो मुद्दे हैं वो आपको दे दिए गए हैं इसमें। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे अब निश्चित रूप से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी इस पे चर्चा होती रही है हाल के महीनों में। और उन उस चर्चा में दोनों पक्ष सामने हैं कि एक तो है कि अगर उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविज़न है, वो ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे जिन्होंने एफआरए को अच्छी तरह से पढ़ा हो, उसको यूज़ कर रहे होंगे। वो प्रावधान है, एक तो आपके अपना जो वन अधिकार पत्रक है, जो आप खेती कर रहे थे, उसको आपने अगर आपको नहीं मिला था उसका अधिकार, तो अब उसको अधिकार आपको इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट मिल जाएगा। तो वो काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हैं कि लोगों को अधिकार मिल गए, लेकिन उसके प्रतिकूल परिणाम भी आए कि कई जगह नए एरियाज़ को क्लियर करके फिर उसमें अधिकार लेने की बात रखी गई। तो वो अब उसका फिर किस तरह के एविडेंसेस चाहिए जिससे कि सही लोगों को अधिकार मिले, और उसकी आड़ में कोई अवांछनीय जो वो हैं, उसमें कट ऑफ डेट है 13 दिसंबर 2005। उसके बाद अगर कोई उस पे वनभूमि पे काबिज या कब्जा कर रहा है तो उसको न मिले, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसके पहले के जितने काबिज काबिज जिनके पास कब्जा है उनको मिले वन अधिकार। तो इन दोनों को चीज़ों को देखने में एक अच्छा अनुभव बना है अभी। दूसरा प्रावधान जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसके ऊपर हमारा प्रश्न भी आया है, वो है वन अधिकार नियम का सेक्शन 3(1)(i). और वो कहता है कि नाउ this particular act bestows the right to protect, regenerate and manage the forest, to manage the community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving। मतलब ये समुदायों को, अगर एक कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की परिभाषा भी उसमें लिखी है, क्या है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, उसको हम अधिकार देते हैं इस कानून के तहत। और वो अधिकार, जस्ट 1 सेकेंड, हेलो, आप आपको दिया है ना लोकेशन? हाँ, वहीं पे है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ अभी, एक एक जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वो आ गया इनका? नहीं, अब मैं नंबर भेज रहा हूँ, वो यहीं पे खड़ा हुआ कहीं वो। हाँ, हाँ, वो मैंने नंबर दे दिया, बात कर लो उससे भी। सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम अर्जेंसी। No ओके, worries, sir. या सो ये जो प्रोविजन आपका 3(1)(i) का है वन अधिकार नियम में, वो अधिकार देता है कि आप अपने जंगल को
मैंने अपने ड्राइवर को नंबर दे दिया आपको, अभी बात कर रहा है वो। Yeah. So always a problem also. Yeah. Technology has solutions as well as some create some problems also at times. Anyway, so you can't get away with that because we are able to talk at such a distance. That's also technology, beauty of the technology. तो ये जो कानून है उसको लेके अब लोगों की अलग-अलग धारणाएँ बन रही हैं और देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट सीएफआरआर इसको ये किस तरह से लोगों के प्रबंध वनों का प्रबंध करने के अधिकार को मजबूत करता है। तो ये इसके लिए है। ज़मीन पे खेती करने के लिए वो अलग है उसका प्रावधान था, लेकिन वनों का प्रबंध जो जिसमें जिससे वो पहले से ही उसको यूज़ कर रहे थे और उसका संरक्षण कर रहे थे, वो अब उनको अधिकार के रूप में दिया गया है कि आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं और उससे जो लाभ मिलेगा वो आप ले सकते हैं। तो इसको सीएफआरआर के नाम से जानते हैं वो। अभी जो व्यवस्थाएं बन रही हैं उसमें पहले तो यह है कि सीएफआरआर के प्रोविजंस की समझ अभी भी सीमित है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें कई तरह के इंस्ट्रक्शंस अलग-अलग आते गए हैं। तो अब मैं आपका प्रश्न भी पढ़ रहा हूँ साथ में यहाँ पे। Sir, if you have any specific questions, sorry. Yeah. How does FRA plays an important role in co-management of the forest landscapes? ओके इसी का उत्तर दे लेते हैं पहले। हाउ डज एफआरए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन को मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंडस्केप। देखिए एफआरए में जो एफआरए में को मैनेजमेंट को आपको देखना पड़ेगा। एफआरए के अंतर्गत जो ये प्रावधान है कि आप वनों का प्रबंधन समुदाय कर सकता है, वो उसका अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। और ग्राम सभा अपनी समिति बना के CFRMC कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी और उसका एक माइक्रो प्लान बना के वो उसका प्रबंधन कर सकती है उस एरिया का जिसको कि वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कह रहे हैं, जो कि परंपरागत रूप से वो उसको प्रोटेक्ट करते रहे थे, उसकी देखभाल करते रहे थे और जिसकी की भौगोलिक सीमा भी उसमें बात की गई है, तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो एक ये अधिकार इम्पोर्टेंट अधिकार है। अगर सही मायने में इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वैधानिक रूप से उनको प्रबंधन का अधिकार दिया गया है इसमें। तो अभी कैसे अलग-अलग राज्यों में इसको लेके आगे बात बढ़ रही है वो एक बात है। तो कई जगह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम सीएफआरआर के जो राइट्स हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन के राइट हैं, वो हम उनको दिलवाएं। और अब इसमें क्या है कि ये भी बात है कि जो जंगल है उसका प्रबंधन परंपरागत रूप से तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कार्य योजना के हिसाब से होता है, वर्किंग प्लान के हिसाब से होता है। उसका एक वर्किंग प्लान ऑफिसर के अपॉइंटमेंट होता है, उसकी पूरी टीम बनती है, 3 साल वो टाइम लगाता है, पूरी इन्वेंट्री बनाता है और असेसमेंट सारे करता है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट करता है कितना इससे हम क्या निकाल सकते हैं और उसका फिर वो डिवाइड करता है 10 भागों में उस पूरे एरिया को, कूप्स से बोलते हैं आप। अब उस क्षेत्र में जैसे वर्किंग प्लान बन गया, उसमें आप एक यह कल्पना करिए कि 50 लोग बोले, 50 ग्राम सभाएं बोली कि इसमें हम अपना सामुदायिक वन प्रबंधन करना चाहते हैं इस क्षेत्र का। तो सामुदायिक वन प्रबंधन का जो प्लान है वो उसका सामंजस्य वर्किंग प्लान के साथ भी करना आवश्यक होगा और जरूरी भी होगा और इसके लिए ग्राम सभा और वन विभाग को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो आपने को मैनेजमेंट में की बात की, वो यही है कि अब जैसे जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जब मिलेंगे लोगों को, ग्राम सभा अपना इसके लिए प्रोसेस कराएंगी, तो इसमें हमें एक कोलैबोरेशन के माध्यम से जाना ही बेहतर होगा। कई जगह ये भी देखने में आ रहा है कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बिल्कुल अलग रखा जाने का एक बात उसमें सोचते हैं लोग कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें दखल मिनिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सहभागिता का जो पिछले 3 साढ़े 3 दशक का जो उनका काम रहा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें कई जगह बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, जहाँ की पुराना जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट था वो अच्छा जंगल बना और उसके सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। मध्य प्रदेश में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी होंगे,
और भी हमारे जो राज्य हैं उसमें होंगे, उनसे हमें सीखना है और उसको हमने फिर को मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना है और उसमें CFR का भी एक बहुत बड़ा उसमें रोल वहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें एक एक ये भी व्यवस्था हो सकती है कि इसको वहीं रख दो, हाँ, यहाँ पे लगना है इसको ना, हाँ, कि हम सहभागिता जब समुदायों को लेके जो बात हुई है विभाग के साथ, तो उसमें जहाँ पे कमी रही है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसको हम बेहतर कैसे करें? हम समितियों को और ज़्यादा अधिकार जो जेएफएम के अंतर्गत भी कैसे बेहतर हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, वो भी काम भी करना भी उतना आवश्यकता है, जितना कि सीएफआर-एमसी के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही मोज़ेक जिसे होता है ना आपका एक फ्लोरिंग होती है मोज़ेक में अलग-अलग तरह के कलर्स भी आते हैं उसमें। तो फॉरेस्ट गवर्नेंस एक स्ट्रेट जैकेटेड आप सिस्टम के रूप में नहीं देख सकते हैं। अलग-अलग हर एक जगह आपके शायद एफआरए का लागू भी नहीं होगा क्योंकि जहाँ पे आपका ट्राइबल हैं और जहाँ अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वहीं पे लागू होगा। लेकिन जंगल तो और भी जगह भी है। तो ये मान के चलें कि हम खाली एफआरए के माध्यम से ये कर पाएँगे तो वो भी संभव नहीं है। क्योंकि जंगल तो उस क्षेत्र में भी है जहाँ ना तो आपका ये फॉरेस्ट राइट उसका वो मिला है और ना आपको अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। तो गवर्नेंस का मॉडल जो आप बोल रहे हैं कि रेजिलिएंट हम कैसे बनाएं इकोसिस्टम को, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। और आपने ये पूछा सवाल कि लैंडस्केप पे हम इसको कैसे कर सकते हैं इन द फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो लैंडस्केप की परिभाषा भी आप लोग अब यूज़ कर रहे होंगे। तो लैंडस्केप में की ब्यूटी ये है कि लैंडस्केप में आप बड़े एरिया को सम्मिलित करते हैं, उसमें मल्टीपल इकोसिस्टम्स को आप डील करते हैं। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप अगर आप वर्ड यूज़ भी कर लेंगे तो उसके साथ साथ आपका उससे जुड़े हुए बाकी क्षेत्र भी उसमें आ जाएंगे। उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी आ जाएगा, राइपेरियन एरियाज भी उसमें आ जाएंगे और उससे मैं मानता हूँ कि उससे जुड़े हुए आपके एग्रो इकोसिस्टम भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। वो जंगल से लगा हुआ जो ज़मीनें हैं वो भी उतनी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनका जंगल से रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत है क्योंकि वो कई चीज़ें जंगल से आती हैं उससे और उसकी फर्टिलिटी बनती है। जो जैसे पहाड़ों में होता है ना कि 1 हेक्टेयर अच्छी खेती करने के लिए 4 हेक्टेयर का जंगल चाहिए। तो जंगल और कृषि का रिश्ता है वो आपको समझना पड़ेगा जब लैंडस्केप की बात करेंगे क्योंकि लैंडस्केप इज़ अ लार्जर एरिया वेयर द इकोसिस्टम्स इंटरैक्ट। तो इकोसिस्टम्स के संबंधों के ऊपर ही तो बना है ये लैंडस्केप। और फिर जो हमारे एक किसी क्षेत्र में जैसे कोई स्वयंसेवी संस्था काम कर रही है, फिर विभाग काम कर रहा है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है। तो ये सारे विभागों को भी अपने आपस में संबंधों को देखना पड़ेगा लैंडस्केप में काम जब करने की बात करेंगे। तो लैंडस्केप अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिसमें कि आप समुदायों के साथ तो आप काम करेंगे लेकिन बाकी एजेंसी के साथ भी आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा जिससे कि आप बेहतर सिनर्जी क्रिएट करें और बेहतर रिसोर्सेज को भी आप साथ में लेके चल पाएँ और ऐसे कुछ अच्छे उदाहरण भी सामने आए हैं। तो ये तो था कि को-मैनेजमेंट की व्यवस्था इसके माध्यम से बेहतर हो जाएगी। हैज़ द ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द कम्युनिटीज़ फाउंड इट्स वे इन शेपिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ लीडिंग एग्जांपल्स फ्रॉम दिस इफ एनी? ओके। मतलब कहाँ पे आपने ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ किया है जिससे कि ये हमारी जो कंज़र्वेशन प्रोग्राम उससे बेहतर हुआ हो? इसके एग्ज़ाम्पल्स तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स तो आप दे पाएँगे, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं जब कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था, तो हमारा एक मैं सिवनी में था, जहाँ पेंच टाइगर रिज़र्व है। एक जंगल था हमारा जिसमें कि जो आप जिसे बोलते हैं बुकनेनिया जिसे चिरौंजी बोलते हैं। चिरौंजी सब लोग जानते होंगे, चिरौंजी का पेड़ होता है। तो बुकनेनिया को एक जंगल ही बुकनेनिया का पूरा बहुत बड़ा एरिया में बुकनेनिया का एविडेंस एविडेंस था उसमें। उसमें क्या था बुकनेनिया का हार्वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर जब अपना पैसा देता था गाँव वालों को तो कई बार वो मार्केट कॉम्पिटिशन में कच्चा तोड़ के भी लेके ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए वो करते थे। तो जब चर्चा हुआ कि भई हमारा जंगल में भी रीजनरेशन नहीं हो रहा है और आपका प्रोडक्शन तो जो भी है लेकिन मार्केट का प्राइस भी कम मिल रहा है। तो एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस केम टुगेदर और उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो एक सिस्टम था और वो हमारे यहाँ अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया के समय तक वो पक जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद फ्रूट्स भी कुछ नीचे गिर जाएँगे जिससे कि रीजनरेशन होगा
और उसमें क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि राइपन फ्रूट को जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो आपको बेटर प्राइस भी मिलेगा। तो उन्होंने उनके साथ संवाद हुआ तो ये हुआ कि एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो छोटावाड़ी नाम का गांव था, उसके आसपास के करीब 10 गांवों ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमारी हार्वेस्टिंग अब खाली अक्षय तृतीया की ट्रेडिशन के बाद ही हम करेंगे। तो ट्रेडिशनल नॉलेज ही है ये जिसमें कि उन्होंने एक व्यवस्था को जो पहले थी उसको पुनर्जीवित करके और बेहतर, अच्छा अब उनका क्वालिटी बन गया, तो एक ब्रांड बना उनका कि भाई छोटावाड़ी ब्रांड ऑफ चिरौंजी। तो ऐसे मना न जाने कितने ऐसे उदाहरण होंगे कि जिसमें लोगों ने अपने परंपरागत ज्ञान का भी इस्तेमाल किया, परंपरागत प्रैक्टिसेस को भी उसमें इस्तेमाल किया और संरक्षण को बेटर किया। इसीलिए जो प्लानिंग आप करेंगे लैंडस्केप लेवल पे या विलेज लेवल पे भी जो प्लान होगा, उसमें लोगों के परंपरागत ज्ञान को, जिसको कि आप जैव विविधता पंजी में भी, जैव विविधता का कानून भी यही कहता है कि आप लोग अपने ज्ञान को का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, और उस दस्तावेजीकरण के माध्यम से भी जो जानकारी निकल के आ रही है, उससे आप जंगल और कंजर्वेशन को बेटर करने के लिए आपके पास ज़्यादा अवसर हैं अभी। Now, the aspiration of the forest dwelling community is also changing over time. How has the forest governance acts influenced in shaping of these aspirations over time, and what it means for our collective future? ठीक है, एस्पिरेशन बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। जो यूथ है वो शायद आपको अब इतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट, हमारी जो पहले कहते हैं एनटीएफई बेस्ड इकोनॉमी हम करेंगे गांव की, मुझे लगता है उनको एनटीएफई में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है। यूथ इज मूविंग विद दीज मोबाइल्स एंड दे आर मेकिंग देयर ओन रील्स एंड उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छा मोबाइल उनके पास है। जो भी थोड़ा भी 7वीं 8वीं क्लास में आ गया तो उसके बाद फिर उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और उनको ऐसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए जो, आई मीन मैनी ऑफ देम आर नॉट इवन डूइंग एग्रीकल्चर नाउ, तो फॉरगेट अबाउट दे आर गोइंग एंड कलेक्टिंग महुआ। तो यंगर जनरेशन इज नॉट सो मच इनटू कि हम जो एनटीएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड लाइवलीहुड पे ही अपना काम चला लेंगे। ये अभी की जनरेशन है वो तो उसमें बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन यंगर जनरेशन में उनका एस्पिरेशन को हमें समझना पड़ेगा। यूथ है वो, उसका एस्पिरेशन आपका कहाँ जंगल से कैसे जोड़ने का है। उनका एस्पिरेशन, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, उनका एस्पिरेशन है इको टूरिज्म। अभी कितने लोगों ने होम स्टे अपने जंगल के आसपास के एरिया से बनाए, मेरे अपने क्षेत्र में, और उससे उनको आमदनी मिल रही है, और वो अपना एक सोच रहा है उसको जाने का, अलग अलग जगह जाने का अवसर मिल रहा है उसमें। हाउसकीपिंग, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, जो कि नेचर को यूज कर रहे हैं। विदाउट नेचर देयर इज नथिंग। तो पहले जो एक सब अवसर था उनके पास कि भाई जंगल से ये ले आए, लाए, बेचा, उसको अपने निकाला। कि यूथ है वो अपना गैजेट को यूज करना चाहता है, इंस्टाग्राम से अपना वो बनाता है कि मार्केटिंग कर रहा है। तो एक मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन एस्पिरेशन हमें समझना पड़ेगा यूथ का, और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको, है ना। अभी बहुत ज़्यादा आपको मैनुअल कलेक्शन करके लाए फिर सर के ऊपर लेके जा रहे हैं, उसमें वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड राइटली सो ऑल्सो। अभी जैसे उज्ज्वला स्कीम जहाँ अच्छी सफल हो गई, तो वहाँ जलाऊ लकड़ी सर पे गट्ठे पे लाद के लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, और कम भी हो गया है इसीलिए। तो फ्यूल वुड का कंजम्पशन आपका जो पहले जलाओ जंगल से आती थी, उससे क्या जंगल का कंजर्वेशन बेटर होगा आपका। तो अभी वही से टाइगर मॉनिटरिंग, हमारे वॉलंटियर्स जैसे टाइगर मॉनिटरिंग में उनको अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं, और उसका अच्छा स्किल का यूज़ करके उनको एक एम्प्लॉयमेंट, सेमी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। तो बाकी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, या कुछ मैंने पहाड़ों में देखा है कि एक ट्रेनिंग हुई उनकी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, पैरा हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। तो गांव के ऐसे यूथ जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किया है, काम करना चाहते हैं, तो उसमें प्लानिंग, हम स्प्रिंग्स को रिजुवनेशन करने के लिए पैरा हाइड्रोजियोलॉजी की आवश्यकता है। उसमें खाली वाटरशेड से काम नहीं चलेगा समझने से, उसमें स्प्रिंग शेड्स पे काम करना है, तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कैसे काम करें। तो हमें अलग अलग ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे एग्जांपल्स आपके ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। रनिंग अ गुड इको टूरिज्म होम स्टे इन अ फॉरेस्टेड एरिया इज अ एग्जांपल ऑफ ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। तो जंगल पे डेफिनेटली उसमें उनका रिलेशनशिप तो बना रहेगा जंगल से, लेकिन उसका नेचर ऑफ डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगी। तो वो एस्पिरेशन हमें समझना पड़ेगा, और उसी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो ये आपके 3 सवाल थे जिसका मैंने उत्तर देने का कोशिश किया है। सो I think now I'm pretty much, Shruti, I'm done with what I have to say, but I can take questions now.
थैंक यू वेरी मच। Great. So if anybody has any questions, please feel free to ask, sir. If your bandwidth is not permitting, we can take it in the chat box as well. आई हैव अ क्वेश्चन। हाय सर, शहाब दिस साइड, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। जी। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आजकल अमूमन छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में मैं खास तौर पर बात करूँगा कि सरकार जो है वो ज़्यादा वो पॉपुलर पॉलिसीज पे ज़्यादा रिलाई कर रही है रादर दैन कि जिसका डीप इम्पैक्ट हो। फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी राइस का जो रेट है वो 3100, और अब ये जो है ये फार्मर्स को मोटिवेट करता है कि वो साल में 3 3 बार सिर्फ धान की ही खेती करें। फिर हम कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जहाँ पे नेचर को से मतलब नेचर के लिए अच्छी हूँ, नेचर फ्रेंडली हूँ। जैसे अब यहाँ पे जंगल है तो अब लोगों ने जंगल साफ करने चालू कर दिए धान उगाने के लिए। तो इन दोनों को बैलेंस करना कैसे, मतलब हाउ टू बैलेंस दिस अगेन। फिर हम कम्युनिटी पे ओनर्स डालेंगे तो फिर उन पे एंड हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत पिछड़े हुए हैं और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो फिर वो सोचते हैं कि वो क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें। तो अगेन हाउ टू बैलेंस बिटवीन दिस, क्योंकि कम्युनिटी तो बोलती है, अगर उसके पास कोई जाता है कि आप ऐसा करें ऐसा नहीं करें, तो वो तो अपना इमीडिएट फायदा देखते हैं, मतलब the immediate money which they are getting with, or the profit which they are getting from that। मतलब उनको पता है, उनको उनके दिमाग में है और वो महसूस भी कर रहे हैं कि माहौल परिवर्तन सब बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सारी चीज़ें उनके सामने है और वो उसको लेकर जागरूक भी हैं। लेकिन अगेन दे आर मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब उनके वही है कि अगर धान नहीं बेचेंगे तो और नुकसान में जाएंगे और कर्जे में जाएंगे। जी। तो एक डिलेमा, हाउ टू ड्रॉ बैलेंस बिटवीन इट। ओके। शहाब खान, आपका प्रश्न था ना ये? जी। या थैंक यू वेरी मच। विल रिस्पॉन्ड। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी का प्रश्न है कोई? हम एक साथ ले लेते हैं, फिर 2 3 प्रश्न पे बात कर लेंगे। ओके। अभी हमारे पास ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ आपका राइस बोल के रूप में जाना जाता है, और जब चावल की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो है ही है। लेकिन आपको साहब जी, आपको पता भी होगा कि खान साहब, कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रिसारिया ने जो दस्तावेजीकरण का काम शुरू किया धान की लैंड रेसिस का, तो करीब 24,500 तरह का धान की किस्में छत्तीसगढ़ से ही बस, और उसमें 9,000 तो खाली उस समय के बस्तर से निकली थी। कि बस्तर में 9,000 तो अनडिवाइडेड बस्तर था, अब तो बस्तर के कई जिले बन गए। और उसका जो ये सब कुछ वाइल्ड कल्टीवर्स थे और कुछ लैंड रेसेस थी। उसका जर्म प्लाज्म कलेक्शन आपके रायपुर यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने किया था। आई एम श्योर कि वो अभी भी कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो धान का और धान भी वैसा कि कौन सी जो किस्म थी, किस तरह के एनवायरनमेंट में और किस तरह की जलवायु और जल और वायु दोनों के हिसाब से थी उसमें, तो नाम भी उसके सारे देसी टाइप के पूरे थे। मैं आपके यहाँ से कई बार धान मंगाता हूँ, एक जो हमारा धान अगर ठीक नहीं होगा तो हम जीरा फूल मंगाते हैं आपके यहाँ से। छत्तीसगढ़ से हमारे एक मित्र हैं तो वो भेजते देते हैं कई बार। लेकिन ये सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो धान का है, तो इसका मैं एक और उदाहरण सोच रहा हूँ कि आपको और दे दूँ कि मैं अभी त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ कि उनकी जो फॉरेस्ट सेक्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगले 20 सालों तक। तो वहाँ पे एक इसी तरह जैसे आपने धान को लेके बात की ना, उस वहाँ पे रबर को लेके है। तो वहाँ पे रबर प्लांटेशंस, क्योंकि वो इमीडिएटली इकोनॉमिक हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपना जो पहले सिस्टम था उसको हटा के अब रबर प्लांटेशन पे चले जाएँ। अब रबर प्लांटेशन को लेके जो इसके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो अलग हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट तो हैं, लेकिन एनवायरमेंटल
जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अलग हैं, उसको समझने में उसकी जो जानकारी है, या तो बहुत जानकारी भी नहीं होगी क्योंकि हम सीधे अर्थ देख रहे हैं उसमें। तो किस तरह से वो सॉइल को डिप्लीट कर रहा है, किस तरह से वो पानी को डिप्लीट कर रहा है, वो सब चीज़ें उसके साथ साथ, और बायोडाइवर्सिटी को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। यही चीज़ शायद मुझे लगता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेके जब बहुत ज़्यादा उस पे एक सारा पॉलिसी सपोर्ट भी आपको एक स्पीशीज़ के लिए होता है, उसका प्रोक्योरमेंट प्राइस बिकम्स अ गवर्निंग फैक्टर, तो फिर लोगों के इंसेंटिवाइज़ हो जाते हैं कि साहब ये हमारा, अब इसी को हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब उसको लेके आप 3 अगर धान की फसल लेते हैं तो ऑफ कोर्स खरीफ में तो आप पानी निकाल ले जाएँगे अपना बरसात का, लेकिन बाद में आपको पानी लगाना पड़ेगा, बाकी जो 2 बार और धान ले रहे हैं आप, तो पानी की व्यवस्था कितनी है आपकी, ग्राउंड वाटर कितना यूज़ कर रहे हैं, सरफेस वाटर कहाँ पे कितना है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ-साथ आएँगी। तो मुझे लगता है कि इसका क्या तरीका क्या है? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू, नॉट अ सिंपल आंसर आई कैन गिव, बट मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमें हमारी जो लोकल स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे और बाकी जो अलग-अलग स्तर आप देखिए, बट ग्रास रूट पे मैं बात कर रहा हूँ, हमें इन चीज़ों के बारे में पूरी इसकी जानकारी हो पहले तो। कई बार हमें उसके एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते हैं। हमें लगता है कि अरे पैसा अच्छा मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप, जैसे अभी पंजाब की खेती की बात होती है, पंजाब में फिर हुआ कि साहब आपने इतना ज़्यादा ज़हर उसमें मिला लिया मिट्टी में और उसमें पानी में मिल गया कि आपको फिर वो रिटर्न मिलना बंद हो गया, तो और मिट्टी आपकी मर गई। तो ये अब हमें उनसे सीखना पड़ेगा जो हम, अभी आप तो अब नए उस पे चल रहे हैं, लेकिन जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में एक बहुत बड़े विपुल उत्पादन में लोग चले गए। वो धान, मतलब पंजाब वाज़ नेवर नोन टू ग्रो राइस, बट दे वर ग्रोइंग ऑल द राइस। वो तो हमेशा गेहूँ और मक्का और ज्वार उसका ये था वो। अब वो पैडी कर रहा है वहाँ पे, और उसमें तो अब जो फिर उसमें इतना ज़्यादा इनपुट आपको डालना पड़ रहा है, और इनपुट की वजह से जो इम्पैक्ट्स एनवायरनमेंट के हो रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर और ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। और अब इसमें जो नीतिगत मसलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी शायद उतना ही इस पे चिंता करने की आवश्यकता है कि लोगों को इंसेंटिवाइज़ तो करें, लेकिन इंसेंटिव परवर्स ना हो जाएँ। मतलब कई बार आप इंसेंटिव देने की कोशिश करते हैं, दे बिकम परवर्स इंसेंटिव, जिससे कि एनवायरनमेंट अल्टीमेटली बिकम्स अ कैज़ुअल्टी। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। एक जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ भी संवाद करने की आवश्यकता है। आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके साथ-साथ मुझे मालूम है आसान काम नहीं है। जहाँ पे डायरेक्ट आपको लाभ दिख रहा हो तो उसको बदल के आदमी नहीं चाहेगा, लेकिन हमें इसका जो विकल्प है, तो आप देखिए इसके साथ जो आप दूसरा विकल्प देना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि रबर का वहाँ पे था, तो रबर में फिर काम हुआ कि रबर के साथ हम कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री और कर सकते हैं क्या? इसको हम थोड़ा डाइवर्स कैसे कर सकते हैं? इस सिस्टम को प्योर रबर प्लांटेशन के अलावा अगर हम रबर के साथ-साथ कुछ मल्टी टियर कर देते हैं इसमें, और डाइवर्सिटी इसमें इंक्लूड करें, जिससे कि पूरा सॉइल मैनेजमेंट भी ठीक से हो पाए। तो कई बार आपके सिस्टम्स को फिर हमें देखना पड़ेगा कि आप सिस्टम्स में किस तरह का बदलाव ला सकते हैं। और फिर लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में आप ये भी देखते हैं कि कुछ एरिया में हो सकता है आप ये भी कहेंगे साहब चलो कर लो आप, लेकिन इसमें आप दूसरे एरिया में कहाँ पे जहाँ ज़्यादा सेंसिटिविटी है वहाँ पे आपको दूसरे सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। एग्रो इकोसिस्टम्स वहाँ का थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो लैंडस्केप शायद ये भी आपको अलाउ करता है कि आप जैसे प्लांटेशंस आप रेज कर रहे हैं, तो कुछ एरिया में प्लांटेशन आप रेज करिए, कुछ में आपको मिसलेनियस फॉरेस्ट रखना ही चाहिए पड़ेगा, जहाँ थोड़ा आपका टेरेन है, स्लोपिंग है, वहाँ पे आपके पानी और उसके सब वो भी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और कुछ एरिया प्लेन आपका नीचे आ गया, सॉइल आपकी अच्छी है, तो फास्ट ग्रोइंग आप स्पीशीज लगा सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि आपका जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है, जो सप्लाई जैसे आप वुड का यूज़ होना है, पहले तो ये भी था कि बीच में आप लोगों ने कहा था कि हमें लकड़ी का इस्तेमाल की जगह इसका विकल्प ढूंढना चाहिए, तो विकल्प क्या ढूंढा? लोहा। तो एक समय ऐसा आया था कि लकड़ी की जगह लोग लोहे के, स्टील के वो लगाने लगे। लोहा इज फार मोर, लोहा का आप माइनिंग आप देखिए किस तरह से होती है पूरा, और वो तो ऐसा नहीं है कि, तो लकड़ी इज ए रिन्यूएबल सोर्स, हमें लकड़ी यूज करनी चाहिए, ग्रो मोर यूज मोर। तो लैंडस्केप के अंदर किस एरिया में आपका प्लांटेशन अच्छा होगा, फास्ट ग्रोइंग आप ले सकते हैं, कुछ कौन सा एरिया है जिसमें कि आपको
ग्रासलैंड्स के रूप में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये भी एक अभी मैं छतरपुर में था, तो वहाँ था कि साहब पठार हमारा एरिया जो है, बुंदेलखंड में भी पठारी एरिया जो है, अभी ये पठार में आपको कोशिश करेगा कोई आदमी हम बहुत प्लांटेशन करके रेज़ करेंगे, नहीं है ना, वहाँ तो घास ही आती है अच्छी, है ना? छोटी स्पीशीज़ जो हैं, श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, वो आती हैं। तो वो सिस्टम हमारे लैंडस्केप में कहाँ है? तो लैंडस्केप का जो प्लानिंग आप करते हैं, जियो स्पेशियल टूल, इसलिए विज्ञान का भी इस्तेमाल आप करेंगे। तो आपका जियो स्पेशियल टूल से आप फिर देखिए लैंड यूज़ जो आप जिस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं कि किस एरिया में क्या बेहतर हो सकता है। तो शायद लैंडस्केप अप्रोच इस प्रश्न का उत्तर कुछ हद तक दे सकती है। लेकिन ज़्यादा फिर कई चीज़ें हैं जिसमें कि लैंडस्केप अप्रोच को सफल बनाने के लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है। कोई भी एक्शन आप लेते हैं उसके हमारे कॉन्सिक्वेंसेस 5 से 10 साल में क्या होने वाले हैं, इसके बारे में जो भी अध्ययन कर रहे हैं उनके ग्राम सभा स्तर पे, समितियों के स्तर पे इस पे चर्चा होनी चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि हम बाकी लोगों से भी सीख तो लें हम, है ना? जहाँ पे इस तरह का एकल उत्पादन पद्धतियों पे जहाँ पे भी लोग गए हैं, वहाँ के जो बाद बाद के परिणाम आए हैं, चाहे हेल्थ को लेके आए हैं, हेल्थ को लेके ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उसमें और बाद में यील्ड भी आपकी नहीं बढ़ी ज़्यादा। तो उसी से काम मुझे लगता है कि सीखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा अलग-अलग स्टेक होल्डर्स से। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कई स्टेक होल्डर्स होंगे जो आपको शायद सपोर्ट करें इसमें, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अब आप कैसे आपकी लीडरशिप इन सबको जोड़ के इन चीज़ों पे बात करें और अलग-अलग मंचों पे इसको हम रेज़ करें, तो शायद नीतिगत बदलाव होता है इस तरह से भी। Yeah, Shruti. Any other questions anybody has? शाहब जी, आपका कुछ उत्तर मिला या यू फील कि इट इज स्टिल इन अ ग्रे जोन? नो सर, मतलब उत्तर मिला, मतलब है, मतलब वो चीज़ तो है, मतलब मुझे कुछ समझ में आई। लेकिन जी। वही है कि अगर स्टेट की तरफ से चीज़ें आती हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लोगों को पुश करती है। मतलब कई बार, मतलब यूजुअली तो बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए, लेकिन कभी कदार टॉप टू बॉटम में भी चीज़ें हाँ, आप ज़्यादा सही कह रहे हैं। आप जब पॉलिसी मेकिंग पे आप देखेंगे तो पॉलिसी चेंज होती है कैसे? 3 स्ट्रीम आती हैं पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग में। एक तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डेफिनिशन। आपकी प्रॉब्लम इतनी एग्रीवेट हो, जैसे अभी अब क्या हो रहा है वहाँ दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है, एक प्रॉब्लम मीडिया भी कवर कर रहा है, पूरा हो रहा है उसका मतलब इतना ज़्यादा एक्सेंचुएट हो रहा है कि लोग दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। ठीक है? तो एक तो प्रॉब्लम आपका डिफाइन हो गई है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, पीपल्स इश्यू बन गया है ये। सेकंड हो गया, देयर आर सॉल्यूशंस, यू आर लुकिंग एट द सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस हैं जो रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भी उसमें हैं। और तीसरा है फिर आपका जो पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल क्रिएट भी होती है और पॉलिटिकल विल के लिए देयर आर पॉलिसी विंडोज, जैसे आप बोलते हैं कि कब पॉलिटिकल विल या दे आर मोर ओपन। जैसे आपका गवर्नमेंट चेंज होती है तो नई जो चीज़ें आती हैं वो कहती हैं साहब नया कुछ काम करने का मन कर रहा है, मतलब एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग न्यू डिफरेंट फ्रॉम। तो एक ये हो गया, या इतना ज़्यादा मीडिया का हाईलाइट हो गया कि दैट पॉलिटिकल एक्शन हैज़ टू हैपन। तो नीति में ये कहता है कि साहब ये 3 स्ट्रीम में से 2 स्ट्रीम कम से कम होना चाहिए जिसमें तब आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। मिनिमम 2, तीनों मिल जाएँ तब तो कोई बात ही नहीं है। तो कम से कम 2 प्रॉब्लम आपका वेल डिफाइंड है और सॉल्यूशन भी आपके पास है। फिर आप इसको लेके इन्फ्लुएंस का काम कर सकते हैं। या प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर ली है और पॉलिटिकल विल क्रिएट है तो सॉल्यूशन आप ढूँढ लाएँगे, आप आईआईटीज़ को लगाएँगे, इनको लगाएँगे, सबको लगाएँगे, काम पे करेंगे। तो ये है, अब इसमें इसमें पॉलिसी चैंपियंस होते हैं, इसमें आपके पीपल हु वर्क क्लोजली विद द, बट मुझे लगता है कई बार मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमारे साइंटिफिक पेपर्स, कई बार जैसे पेपर्स आपके लिखते हैं लोग तो पीयर रिव्यूड जर्नल में छप जाते हैं, लेकिन उसको भी आप किस तरह से मीडिया में लेके जाते हैं जो
लोगों के समझ में आए, पॉलिसी मेकर। अब पीयर रिव्यूड जर्नल के पेपर तो सब पढ़ने से रहे, वो एकेडमिक वर्ल्ड पढ़ेगा, तो उससे अगर निकलनी वाली बातों को भी कई ऐसा ग्रुप एक तैयार हो रहा है कि जो उसको फिर आप संवाद की पॉलिसी मेकर्स के लिए ब्रीफ पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी ब्रीफ्स बनाते हैं लोग उसके ऊपर से, और वो ऐसा होता है कि जो सीधे उनसे कहता है कि साहब ये हमने पूरा, ये हमारे पास एविडेंस है, ये इश्यूज थे, और फिर पॉलिसी डायलॉग्स है ना, राउंड टेबल्स हैं, पॉलिसी डायलॉग, तो ये सारा एक आपके पास एक फ्रेमवर्क रहता है कि आप इन्फ्लुएंसिंग काम। लेकिन इसके लिए जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, आपको पार्टनरशिप चाहिए। आप कुछ चीज़ें आप लेके आ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ थोड़ा एविडेंस क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, है ना। तो मतलब मैं ये ब्यूटी मानता हूँ लैंडस्केप अप्रोच की, कि वो एक एक आपको पुश करती है कि आप लोगों के साथ मिलके काम करें, अलग अलग निकायों के साथ। कुछ किसी के पास एकेडमिया ज़्यादा है, कोई रिसर्च कर सकता है इस पे, इसके ऊपर कुछ एविडेंस को आपको लाके बता पाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में आसान होते हैं, नेटवर्किंग वाले लोग होते हैं, उनको सब जोड़ के रख सकते हैं। तो आपको मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, रिवॉर्डिंग है, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए होता है इसमें आप सब जानते हैं इसको। जी। Anybody else? Any reflection, comments? So I guess that's it then. Club. But we'll definitely stay in touch. This was such a nice session. Thank you so much for doing this, sir. Yeah. Well, thank you very much. Thank you very much, Shruti, and I enjoyed. Of course, it became a little divided in two parts, but nevertheless, thank you very much for giving me the opportunity. Yeah, thank you all very much. Thank you. Thank you everyone for coming as well. Thanks. I'll share the recording with you when we post it. Sure. So, Thank you much. Yeah. thank you. Thanks.